नमस्कार। आज हम जीव विज्ञान की दुनिया से एक ऐसा विचार लेके आए हैं जो शायद जीवन को देखने का आपका नजरिया ही बदल दे। कभी सोचा है कि विकास मतलब एवोल्यूशन शायद किसी जीव या पूरी प्रजाति के भले के लिए नहीं बल्कि किसी और ही चीज के लिए काम कर रहा हो? हाँ, और वो कोई और चीज है जीन। हमारे पास रिचर्ड डॉकिंस की जो मशहूर किताब है द सेल्फिश जीन, उससे जुड़े कुछ स्रोत हैं और वो यही कहते हैं कि भाई असली खिलाड़ी तो जीन है। बिल्कुल। तो आज हम डॉकिंस की इसी जीन केंद्रित नजरिए को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये जीन स्वार्थी कैसे हुए और ये जीव सिर्फ उनके वाहन यानी व्हीकल्स क्यों हैं, और सबसे दिलचस्प कि ये सिद्धांत परोपकार जैसी चीजों को कैसे समझाता है। हाँ, परोपकार मतलब ऑल्ट्रुइज्म। चलिए फिर इन स्रोतों में जरा गहराई से उतरते हैं। शुरू करते हैं। तो डॉकिंस का जो मूल आइडिया है वो ये है कि विकास की जो बुनियादी इकाई है, फंडामेंटल यूनिट, वो कोई इंसान या जानवर या पौधा नहीं है, न ही पूरी प्रजाति, हाँ ना ही प्रजाति, बल्कि वो है जीन। बिल्कुल। और हम सब जीव मतलब इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, हम सब एक तरह से बस गाड़ियां हैं, वाहन व्हीकल, जिनका एक ही काम है। हाँ, एक ही मुख्य काम, अपने अंदर जो जीन बैठे हैं उनको अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, बस। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है, क्योंकि हम तो हमेशा सोचते हैं कि जीव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। सही बात है, लेकिन ये नजरिया कहता है कि जीव का सारा संघर्ष, उसका खाना ढूंढना, बचना, साथी बनाना, बच्चों को पालना, ये सब अंत में जीनों को फैलाने की रणनीतियां हैं। अच्छा, अब आते हैं इस शब्द स्वार्थी पर, सेल्फिश जीन। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। मतलब क्या जीन सोचते हैं, उनमें भावनाएं होती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉकिंस ये साफ करते हैं, स्वार्थी का मतलब यहाँ नैतिक स्वार्थ से नहीं है, कोई इरादा या भावना नहीं है। तो फिर मतलब सिर्फ इतना है कि वो जीन जो ऐसे गुण पैदा करते हैं जिससे उनकी खुद की नकल ज्यादा बने, वो प्रकृति में ज्यादा फैल जाते हैं। अच्छा, हाँ, यानी ये सीधे सीधे नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल। जो जीन अपनी कॉपी बनाने में बेस्ट हैं वो टिकते हैं, बाकी धीरे धीरे कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। ये बस एक प्रक्रिया है। स्वार्थी मतलब अपने अस्तित्व को बढ़ाने वाला। और ये सोच तो जीवन की शुरुआत तक जाती होगी फिर, जब पहले अणु बने होंगे। हाँ बिल्कुल। वो पहले अणु जो अपनी नकल बना सकते थे, जिन्हें रेप्लिकेटर कह सकते हैं, उनमें होड़ शुरू हुई होगी। जो ज्यादा टिकाऊ थे, ज्यादा अच्छी नकल बनाते थे, वो बढ़ते गए। दिलचस्प। अच्छा, एक और बहुत ही रोचक बात इसमें यह है कि हमारे शरीर, ये वाहन, ये तो नश्वर है ना, हम सब एक दिन खत्म हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन हमारे जीन, क्या वो अमर है? संभावित रूप से हाँ। डॉकिंस इसी को अमर कॉइल कहते हैं। जीनों की वो अटूट लड़ी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है। शरीर बदलते रहते हैं पर जीन आगे बढ़ते रहते हैं। मतलब मेरे परदादा परदादी के जीन मुझ में हैं और शायद मेरे बच्चों में जाएंगे। हाँ, और यही वजह है कि नेचुरल सिलेक्शन उन जीनों को फेवर करता है जो न सिर्फ अपनी नकल अच्छी बनाएं बल्कि अपने वाहन को यानी आपको, मुझे ज्यादा समय तक जिंदा और प्रजनन के लायक भी रखें ताकि वो अगली पीढ़ी तक पहुंच सकें। वाह, लाखों साल तक जीन चलते रहते हैं, शरीर आते जाते रहते हैं। हाँ, उनमें बदलाव जरूर आते हैं, म्यूटेशंस होते हैं, पर वो जानकारी की धारा वो बहती रहती है। ठीक है, लेकिन अब एक बड़ा सवाल, अगर जीन इतने स्वार्थी हैं, अपने आप को फैलाने में लगे हैं, तो फिर प्रकृति में परोपकार क्यों दिखता है? मतलब दूसरों के लिए त्याग। हाँ, ये एक बड़ा विरोधाभास लगता है ना। बिल्कुल, जैसे शहद की मक्खी, वो डंक मारने के बाद मर जाती है लेकिन छत्ते की रक्षा करती है। या माँ बाप बच्चों के लिए कितनी तकलीफ उठाते हैं। ये स्वार्थी जीन के नजरिए से कैसे फिट होता है? अच्छा सवाल है, और डॉकिंस इसका जवाब देते हैं किन सिलेक्शन से, मतलब रिश्तेदारों का चयन। किन सिलेक्शन, वो क्या है? देखिए, आपके करीबी रिश्तेदार जैसे आपके भाई बहन, बच्चे, उनके साथ आप अपने बहुत सारे जीन साझा करते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। तो अगर कोई जीन ऐसा व्यवहार पैदा करता है जिससे आप अपने रिश्तेदारों की मदद करें, भले ही उसमें आपका थोड़ा नुकसान हो, तो भी वो जीन अगली पीढ़ी में पहुंच सकता है, क्योंकि आपके रिश्तेदार में भी उस जीन की कॉपी होने की संभावना है। ओह अच्छा, तो मतलब रिश्तेदार की मदद करके जीन एक तरह से अपनी दूसरी कॉपियों की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, अप्रत्यक्ष रूप से। तो इस नजरिए से परोपकार भी
जीन के लेवल पर एक स्वार्थी रणनीति हो सकती है अपने जैसी प्रतियों को फैलाना। ये तो सोचने वाली बात है कि परोपकार भी स्वार्थ का ही एक रूप हो सकता है जीन के स्तर पर। हाँ, ये सिद्धांत यही कहता है। तो फिर क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम सब जीव, चाहे शेर हो, हिरण हो या हम इंसान, हम बस अपने जीनों के इशारों पर नाचने वाली मशीनें हैं? क्या हमारे सारे व्यवहार, जैसे हमें भूख लगती है, हम शिकारी से डरते हैं, हम दोस्त बनाते हैं, ये सब बस जीनों को जिंदा रखने के तरीके हैं? ये सवाल हमें एक बहुत बड़ी और पुरानी बहस की तरफ ले जाता है। फ्री विल बनाम जेनेटिक डिटर्मिनिज्म, यानी हमारी अपनी मर्जी कितनी है और हमारे जीन हमें कितना कंट्रोल करते हैं। हाँ, क्या सब कुछ पहले से तय है हमारे जीनों में? ये एक गहरा दार्शनिक सवाल भी है। किताब इस पर भी बात करती है, लेकिन हाँ, ये जीन केंद्रित नजरिया इस सवाल को और तीखा बना देता है। तो इन स्रोतों से मुख्य बात क्या निकलती है? मेरे ख्याल से मुख्य बात यह है कि स्वार्थी जीन का आइडिया भले ही सुनने में थोड़ा अजीब या ठंडा लगे, पर यह विकास और जीवों के व्यवहार को समझने का एक बहुत शक्तिशाली फ्रेमवर्क देता है। हाँ, ये चीजों को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने में मदद करता है, हालांकि ये थोड़ा चौंकाने वाला भी है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। अगर हमारे बहुत सारे व्यवहारों के पीछे हमारे जीनों की अपनी नकल बनाने की ये अंधी दौड़ है, तो फिर प्यार, दोस्ती, नैतिकता, दया, इन सब जटिल इंसानी भावनाओं का क्या? क्या ये भी जीन की ही कोई चालाक रणनीतियां हैं? या फिर क्या इंसान की चेतना, हमारी संस्कृति हमें जीनों के इस स्वार्थ से ऊपर उठने की ताकत देती है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या हम सिर्फ अपने जीनों के गुलाम हैं या उससे कुछ ज्यादा हैं? ये जो हमारे जीन हैं, जिन्हें स्वार्थी कहा गया है, वो असल में हमारे व्यवहार को कैसे चलाते हैं? प्यार, गुस्सा, यहाँ तक कि मदद करने की भावना भी? जी। क्या ये सब जीन से जुड़ा है? यही तो इसका मूल विचार है, जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि हम सब जीव, चाहे वो इंसान हो या जानवर, असल में हैं क्या? क्या है? हम अपने जीन्स को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए बनी मशीनें हैं, एक तरह के सर्वाइवल व्हीकल। सर्वाइवल व्हीकल मतलब जैसे गाड़ी होती है ड्राइवर के लिए? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। हमारी हर क्रिया, हर भावना कहीं ना कहीं इसी गहरे मकसद से जुड़ी हो सकती है। तो जैसे भूख लगना ताकि शरीर चले और जीन आगे बढ़े। बिल्कुल। डर लगना ताकि खतरा टले और जीन सुरक्षित रहें। ये तो समझ आता है, पर क्या इसका मतलब यह है कि चुनाव व्यक्ति का नहीं होता, जीन का होता है प्राकृतिक चयन में? हाँ, सही पकड़ा। यही सबसे क्रांतिकारी विचार है इस किताब का, कि विकास की असली इकाई व्यक्ति नहीं बल्कि जीन है। जीन अपनी कॉपी बनाना चाहते हैं। अच्छा, और इसके लिए वो अलग अलग तरह की मशीनें बनाते हैं। जैसे शेर, वो एक शिकारी मशीन है, और हिरन, वो शिकार मशीन है। मच्छर एक परजीवी मशीन। ये सब बस अलग अलग तरीके हैं, रणनीतियां हैं एक ही मकसद के लिए। मकसद है जीन को फैलाना। हाँ, जीन को फैलाना। व्यक्ति तो बस एक अस्थायी ठिकाना है। ठीक है, लेकिन अगर जीन इतने स्वार्थी हैं, अपने आप को फैलाने पर ही ध्यान देते हैं, तो फिर प्रकृति में इतनी लड़ाई क्यों दिखती है? आक्रामकता। शेर अपनी टेरिटरी के लिए लड़ते हैं, हिरन सींग लड़ाते हैं, ये क्यों? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, संसाधन तो सीमित है ना, खाना, रहने की जगह, साथी। हाँ, वो तो है। तो आक्रामकता एक जरूरी रणनीति बन जाती है कई बार, लेकिन इसमें भी एक संतुलन है। हर वक्त लड़ना फायदेमंद नहीं होता। नहीं। का एक कॉन्सेप्ट काम आता है, हॉक डव, यानी बाज और कबूतर। बाज और कबूतर, वो कैसे? सोचिए, बाज हमेशा लड़ता है, आक्रामक होता है। कबूतर हमेशा लड़ाई से बचता है, भाग जाता है। ठीक। अगर सारी दुनिया बाज बन जाए तो क्या होगा? लगातार लड़ाई, बहुत नुकसान। बिल्कुल। और अगर सब कबूतर बन जाए तो कोई भी बाज आकर सब कुछ ले जाएगा। सही। तो प्रकृति में न तो सब बाज होते हैं, न सब कबूतर। एक संतुलन बनता है। इसे कहते हैं विकासवादी स्थिर रणनीति या ESS। अच्छा, मतलब जीव स्थिति के हिसाब से कभी आक्रामक होते हैं, कभी सहयोगी। हाँ, ज्यादातर यही होता है। और सामाजिक जानवरों में तो ये और भी पेचीदा है। जैसे भेड़ियों का झुंड, वो बाहर वालों से लड़ेंगे पर झुंड के अंदर सहयोग करेंगे। ये दिलचस्प है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल है जो शायद सबसे ज्यादा उलझाता है। पूछिए। अगर जीन इतने ही स्वार्थी हैं, सिर्फ अपनी परवाह करते हैं,
तो फिर ये परोपकार क्यों, एल्ट्रुइज्म? हाँ, ये तो क्लासिक पहेली है। एक पक्षी क्यों चिल्लाकर सबको खतरे के बारे में बताता है? वो तो खुद शिकारी की नजर में आ सकता है ना। सही बात है। और मधुमक्खियां, वो तो रानी और छत्ते के लिए जान तक दे देती हैं। ये कहां से आया? ये तो स्वार्थी जीन के विचार के एकदम खिलाफ लगता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन यहीं पे एक और सिद्धांत आता है, किन सिलेक्शन, मतलब रिश्तेदार चयन। रिश्तेदार चयन? हाँ, विचार ये है कि जब आप अपने रिश्तेदारों की मदद करते हैं तो आप असल में उन जीन्स की मदद कर रहे होते हैं जो आप दोनों में साझा हैं। अच्छा। मधुमक्खी वाला उदाहरण तो कमाल का है। जो श्रमिक मधुमक्खियां होती है ना, वो आपस में बहनें होती हैं और उनमें अपनी माँ यानी रानी से भी ज्यादा जीन कॉमन होते हैं, करीब 75% तक। 75%? अपनी माँ या बेटियों से भी ज्यादा? और बहनों, जिनमें उनके 75% जीन हैं, को पालने में मदद करना खुद बच्चे पैदा करने से भी बेहतर रणनीति है अपने जीन्स को फैलाने की। अरे वाह, मतलब रिश्तेदारी जितनी पास की, मदद उतनी ज्यादा। बिल्कुल। इसका एक गणितीय फॉर्मूला भी है, हैमिल्टन का नियम। हैमिल्टन का नियम वो क्या कहता है? वो कहता है कि परोपकार वाला व्यवहार तब फैलेगा जब उस मदद की लागत, कॉस्ट, मदद पाने वाले को होने वाले फायदे, बेनिफिट, और उन दोनों के बीच रिश्तेदारी की डिग्री, रिलेटेडनेस के गुणनफल से कम हो। मतलब C is less than RB। C is less than RB। समझ गया? जितनी ज्यादा रिश्तेदारी R, उतनी ज्यादा कीमत C चुकाने को जीन तैयार होंगे, क्योंकि फायदा B उन साझा जीन्स को ही मिल रहा है। एकदम सही। ठीक है, ये तो हुई रिश्तेदारों की बात, पर कभी कभी तो जानवर बिल्कुल अजनबियों की भी मदद करते हैं, जैसे वो वैम्पायर चमगादड़ खून शेयर करते हैं। हाँ, या बंदर एक दूसरे की सफाई करते हैं, जुएं निकालते हैं। वो तो शायद रिश्तेदार न भी हों। हाँ, वहां दूसरा सिद्धांत काम करता है, पारस्परिक परोपकार, रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म। मतलब लेन देन। हाँ, एक तरह से। आज मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इस उम्मीद में कि कल जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो तुम मेरी मदद करोगे। जैसे वो चमगादड़ खून इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि हो सकता है कल उन्हें शिकार ना मिले और कोई और उनकी मदद कर दे। अच्छा, तो ये याददाश्त और पहचान पर निर्भर करता है। हाँ, ये तभी काम करता है जब जीव एक दूसरे को पहचान सकें, याद रख सकें कि किसने मदद की थी और दोबारा मिलने की संभावना हो। तो फिर ज्यादातर परोपकार जो हमें निस्वार्थ लगता है, उसके पीछे भी जीन के स्तर पर कोई ना कोई स्वार्थ छिपा है, या तो रिश्तेदारी का या भविष्य के फायदे का। काफी हद तक। हाँ, विकास के नजरिए से देखें तो ज्यादातर परोपकारी व्यवहारों की व्याख्या इन दो सिद्धांतों से हो जाती है। तो फिर हम इंसान, क्या हम भी बस इन्हीं जीन्स की कठपुतलियां हैं? हमारी मर्जी, हमारी चेतना, हमारे नैतिक फैसले, इनका क्या रोल है? ये सबसे बड़ा सवाल है ना? और इसका जवाब सीधा हाँ या नहीं में नहीं है। मतलब जीन हमारी बुनियाद तो रखते हैं, हमारी प्रवृत्तियों को, हमारे झुकाव को आकार देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन खासकर इंसानों के मामले में हम पूरी तरह उनके गुलाम नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास संस्कृति है, हम सीखते हैं, हमारे पास तर्क करने की क्षमता है, और शायद सबसे जरूरी, हम भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, योजना बना सकते हैं। हम अपनी सहज प्रवृत्तियों को समझ सकते हैं, जैसे गुस्सा या स्वार्थ, और फिर हम उन्हें काबू में कर सकते हैं, सामाजिक नियमों से, नैतिकता से, शिक्षा से। जैसे परिवार नियोजन। जीन तो शायद चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हों। हाँ बिल्कुल, लेकिन हम सामाजिक और आर्थिक कारणों से परिवार नियोजन अपनाते हैं। हम कानून बनाते हैं आक्रामकता को रोकने के लिए। तो हम सिर्फ जीन की मशीनें नहीं हैं, हम सोचने समझने वाले प्राणी भी हैं। स्वार्थी जीन का सिद्धांत बताता है कि विकास की बुनियादी इकाई जीन है, जीव बस उसका एक वाहन है। हाँ। और आक्रामकता हो या परोपकार, ये सब जीन के फैलने की जटिल रणनीतियां हो सकती हैं। परोपकार अक्सर या तो रिश्तेदारी पर आधारित होता है या फिर पारस्परिकता पर। सही। लेकिन मनुष्य होने के नाते हम पर संस्कृति, चेतना और शायद स्वतंत्र इच्छा का भी असर पड़ता है, जो हमें इन जैविक दबावों से कुछ हद तक आजादी देता है। बिल्कुल। और यहीं से एक बहुत गहरा सवाल आगे के लिए उठता है। क्या सवाल? अगर प्रकृति में दिखने वाला ज्यादातर परोपकार, जैसा हमने समझा, कहीं ना कहीं जीन के स्वार्थ से जुड़ा है, रिश्तेदारी या आपसी लेन देन, तो फिर हम उन मानवीय कामों को कैसे समझाएं जहां लोग बिल्कुल अजनबियों के लिए बड़ा त्याग करते हैं? जैसे किसी अनजान के लिए बहुत बड़ा दान दे देना, या किसी दूसरे देश में आई आपदा के पीड़ितों की मदद करना,
जिनसे कभी मिलने की उम्मीद ना हो, या फिर अपने देश या किसी ऊंचे आदर्श के लिए जान दे देना। हाँ, ये तो है। क्या ये सिर्फ हमारी सीखी हुई संस्कृति है, हमारे मूल्य हैं, या फिर मानव विकास के दौरान परोपकार की कोई ऐसी गहरी परत भी विकसित हुई है जो इस तत्कालिक गणितीय स्वार्थ से भी आगे जाती है? ये सोचने वाली बात है। प्रकृति में ये जो सहयोग दिखता है, जिसे हम परोपकार कहते हैं, ये आता कहाँ से है और विचार कैसे फैलते हैं? क्या सब कुछ मतलब जीन के अपने स्वार्थ के इर्द गिर्द ही घूमता है? और ये सामग्री है हमारे पास, इसका केंद्रीय तर्क यही लगता है कि विकास जो है वो व्यक्ति या प्रजाति के लेवल पे नहीं, अच्छा, बल्कि जीन के स्तर पर काम करता है। और जीवों का जो व्यवहार है, यहाँ तक कि उनका वो परोपकारी बर्ताव भी, हाँ, असल में जीन्स की खुद को अगली पीढ़ी में पहुंचाने की एक रणनीति हो सकती है। ये थोड़ा सोचने वाला नजरिया है। हाँ, ये है। तो शुरुआत करें रिश्तेदारों की मदद से, हाँ, जिसे वो किन सिलेक्शन या पारिवारिक चयन कहा गया है। हाँ, किन सिलेक्शन। जैसे सामग्री में वो भेड़ियों की झुंड का जिक्र है, सदस्य शिकार में मदद करते हैं, बच्चों की देखभाल, हाँ, या कुछ पक्षी भी होते हैं जो अपनी भाई बहनों को पालने में मदद करते हैं। ये ऊपर से देखो तो त्यागी लगता है ना? हाँ, बिल्कुल त्याग लगता है। लेकिन डॉकिंस के अनुसार क्योंकि रिश्तेदार आपस में काफी जीन साझा करते हैं, तो उनकी मदद करना वो एक तरह से अपने ही जीन्स की नकल को आगे बढ़ाने जैसा है। अच्छा, तो जिसे हम वो पारिवारिक स्नेह समझ रहे हैं, वो जीन के लेवल पे देखे तो एक बड़ी चालाक स्वार्थी रणनीति हो सकती है। स्नेह के पीछे जीन का गणित, ये सोचना थोड़ा असहज करता है। पर क्या जीव सिर्फ रिश्तेदारों की ही मदद करते हैं? मतलब दुनिया में तो और भी सहयोग दिखता है ना, असंबंधित जीवों के बीच भी। सही सवाल। और यहीं पर वो दूसरा आइडिया आता है, पारस्परिक परोपकार, मतलब रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म। पारस्परिक परोपकार? हाँ, इसका एक रूप है प्रत्यक्ष परोपकार। सिद्धांत बहुत सीधा सा है, आज तुम मेरी मदद करो, कल मैं तुम्हारी करूंगा। अच्छा, जैसे वो वैम्पायर चमगादड़ों वाला उदाहरण है, शायद सामग्री में था। हाँ हाँ, वही कि जिनको खून नहीं मिलता, उनके साथ ही अपना खून वो साझा करते हैं, मतलब बाकायदा हिसाब रखते हैं, इस उम्मीद में कि भाई जब वो भूखे होंगे तो दूसरा मदद करेगा। बिल्कुल, ये एक तरह का निवेश है भविष्य के लिए। ऐसे वो बंदरों का एक दूसरे की जूं निकालना, हाँ हाँ, ये भी एक लेन देन है। इसको खेल सिद्धांत में जैसे को तैसा या टिट फॉर टैट रणनीति कहते हैं। टिट फॉर टैट। हाँ, ये सहयोग बिना रिश्तेदारी के भी चल सकता है, अगर बार बार मिलने की उम्मीद हो तो। और फिर दूसरा वाला है अप्रत्यक्ष परोपकार। ये थोड़ा अलग है ना? हाँ, इसमें सीधे लेन देन की उम्मीद नहीं होती शायद। हाँ, ये थोड़ा अलग है। यहां मदद करने से आपकी क्या कहते हैं, साख बनती है, प्रतिष्ठा। अच्छा, रेप्यूटेशन। हाँ, सामग्री कहती है कि आप किसी अजनबी की मदद करते हैं, हो सकता है उससे दोबारा कभी ना मिले, पर दूसरे लोग आपको देख रहे होते हैं। इससे आपकी एक पहचान बनती है कि भाई आप एक भरोसेमंद सहयोगी हैं, और ये प्रतिष्ठा आपको बाद में अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचा सकती है। अच्छा, तो जैसे हम अपने समाज में देखते हैं, लोग दान करते हैं या समाज सेवा, उसके पीछे ये प्रतिष्ठा बनाने वाली प्रेरणा भी हो सकती है। मतलब कि जो काम निस्वार्थ लग रहा है, उसके पीछे भी एक तरह का स्वार्थ, या तो जीन का या फिर सामाजिक प्रतिष्ठा का। बिल्कुल। तो ये स्वार्थ और परोपकार के बीच की लाइन तो काफी धुंधली है फिर। बिल्कुल धुंधली है, लेकिन डॉकिंस यहाँ रुकते नहीं हैं। वो सिर्फ जीन तक ही सीमित नहीं रहते, उन्होंने एक और बड़ा आइडिया दिया, मेम का। मेम, MEME? हाँ, मेम। जैसा सामग्री में बताया है, मेम है सांस्कृतिक इकाइयां, जैसे विचार, धुनें, फैशन, मान्यताएं। अच्छा। और ये बिल्कुल जीन की तरह ही नकल यानी रेप्लिकेशन, बदलाव यानी म्यूटेशन, और चयन यानी सिलेक्शन के जरिए फैलती हैं और विकसित होती हैं। अरे वाह, मतलब विचारों का अपना एक जीवन, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। तो उदाहरण क्या होंगे इसके? जैसे धार्मिक विश्वास या कोई वायरल धुन, आजकल वो इंटरनेट वाले मीम्स जो चलते हैं, वो सब? हाँ हाँ, बिल्कुल, वो सब मीम के उदाहरण हैं। भाषा, वैज्ञानिक सिद्धांत, राजनीतिक विचारधाराएं, खाना बनाने की रेसिपी, कपड़े पहनने का स्टाइल, सब मीम है। सब मीम है। हाँ, और ये भी अपने अस्तित्व के लिए, फैलने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। कुछ मीम जैसे वैज्ञानिक खोज हमारे लिए फायदेमंद है, कुछ जैसे कोई अफवाह या अंधविश्वास
वो नुकसानदेह भी हो सकते हैं। और दिलचस्प बात यह कि मीम जो हैं वो जैविक विकास से कहीं ज्यादा तेजी से फैल सकते हैं, बदल सकते हैं। कमाल है। तो हम सिर्फ अपने जीन के वाहन नहीं हैं, हम मीम के भी वाहक हैं। जीन और मीम मिलकर हमें बनाते हैं। ये तो पूरी समझ ही बदल देता है। बिल्कुल, जीन हमें हमारा जैविक ढांचा देते हैं और मीम हमारी संस्कृति और सोच को रूप देते हैं। और डॉकिंस तो स्वार्थी मीम की भी बात करते हैं। स्वार्थी मीम? हाँ, मतलब मीम की बस अपनी नकल बनाने और फैलने के लिए विकसित होते हैं, चाहे उनका असर हम पर यानी मेजबान पर कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा। तो अगर आज की चर्चा को समेटें, हमने देखा कि जीवों में जो सहयोग है वो अक्सर या तो पारिवारिक चयन से समझाया जा सकता है, रिश्तेदारों की मदद, या फिर पारस्परिक परोपकार से, चाहे वो सीधा लेन देन हो या प्रतिष्ठा के जरिए। और इसके पीछे कहीं ना कहीं जीन का स्वार्थ काम कर रहा होता है। सही। और दूसरी तरफ हमारे विचार, हमारी संस्कृति वो मेम के रूप में विकसित होते हैं। वो भी जीन की तरह फैलते हैं, बदलते हैं, मुकाबला करते हैं। हाँ, और ये हमें एक बड़े दिलचस्प बल्कि तो गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है, जिसका इशारा इन स्रोतों में भी है। क्या? कि अगर हमारे विश्वास, हमारे विचार, हमारी आदतें ये सब भी मेम के तौर पर विकसित हो रहे हैं और एक तरह की कल्चरल सिलेक्शन से गुजर रहे हैं, तो क्या हम वाकई स्वतंत्र रूप से अपने विचार चुन रहे हैं? या हम अनजाने में सिर्फ उन विचारों के वाहक बन गए हैं जो फैलने में सबसे ज्यादा कामयाब रहे? सोचने वाली बात है ये। हाँ, इस पर वाकई सोचने के लिए बहुत कुछ है।